हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों को ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज का ये पार्ट नंबर 2 मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा था या समझा था कुछ ऐसे कि उसमें आप लोगों ने ये चीजें पढ़ ली थी कि पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। प्री प्लस आवरण आपको बताया था, यानी कि जो चारों तरफ का हमारा डेटा है उसी को आप लोगों ने पर्यावरण कहा था। पहली बात। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को यह भी बताने की कोशिश की थी कि एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, बायोटिक और अबायोटिक, यानी कि जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है ना, इन दोनों को अगर मिलाते हो तो ही आप लोगों का पर्यावरण बनता है, यानी कि एनवायरनमेंट बनता है। मैंने कुछ कहा था लाइक आपका लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है। इनको लीजिएगा नॉन लिविंग्स में। लिविंग्स में आप लीजिएगा किन किन को, आपके प्रोड्यूसर्स हो गए हैं, आपके कंज्यूमर्स हो गए हैं, डीकंपोजर्स हो गए हैं, यानी कि पेड़ पौधे हो गए हैं, एनिमल्स है, मैमल्स है, या आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन सभी को मिलाओगे तो ही पर्यावरण बन जाएगा आपका। ये चीजें हम लोगों ने बहुत ही बेसिक आइडिया लिया था और रियल डेफिनेशन जो हमारे एग्जाम पूछ सकता है या उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आज की बात अगर मैं करने की कोशिश करूं तो ये हमारा जो एनवायरमेंट या जो हमारा इकोसिस्टम है, इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, मैंने लास्ट लेक्चर को यहीं पे ही ड्रॉप किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अंदर इसका कोई प्रावधान है क्या, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। सो देखने की बात करें तो देखो, आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले जो पार्ट हुआ करते थे वो 22 थे, अब आप इसको बढ़ा के जो है ना वो 25 कर रहे हैं। ये तो चलो आपको पता है। अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स जो है ना वो आपके पहले 12 थे, जिनको अब आप बढ़ा नहीं रहे हैं, 12 ये पहले 8 थे, 8 से बढ़ा के 12 किए थे। और आपके अनुच्छेद आर्टिकल 395 से बढ़ा के आप 470। चलो ये चीजें तो अपडेटेड में चलती रहती है, आप पॉलिटी में इसे अप डाउन करके पढ़ते ही रहते हैं। मोर और लेस जो बात आती है हमारे संविधान के अंदर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो हमारे इस एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमें देखना है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, तो हमें ये देख लेना है कि किस जगह पे इसके बारे में बात की गई है। तो इसके बारे में बात की गई है भाग नंबर 3 के अंदर, पार्ट नंबर 3 में। अच्छा सर, पार्ट नंबर 3 तो मेरा पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा है तुमने? पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हाँ गुरुजी पढ़ा है, मौलिक अधिकार पढ़ा है मैंने, सही पढ़ा है। और फंडामेंटल राइट्स में आपने आर्टिकल नंबर 21 भी पढ़ा होगा। हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है ये वाला भी। और ये आर्टिकल 21 कह क्या रहा है? राइट टू लाइफ है, यानी कि जीवन का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। ये बात आप लोग भली भांति समझ लीजिएगा। आपका जीवन जीने का अधिकार है, आपका मरने का अधिकार नहीं है। टंकी चढ़ जाओगे तो आप कहोगे कि मेरी ये मांग पूरी कर दो, नीचे आके आपकी कोई और ही प्रकार की मांग पूरी की जाएगी, जेल में लेके जाया जाएगा भाई साहब आपको। तो कहने का तो सीधा मतलब ये है कि जीने का पूरा पूरा अधिकार है, आर्टिकल 21 ये कहता है। उसी फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है ना आप लोग बात करोगे इसी पर्यावरण की, यानी कि इसी एनवायरनमेंट की। ठीक है, एक तो वहां पे भी है कि आपको पर्यावरण को बचाए, या इस पर्यावरण के अंदर आपका रहना, या इस पर्यावरण को बचाए रखने जैसी जैसी आपकी बातों में है। एक आप भाग 4 पढ़ा करते हैं, भाग 4 आप पढ़ते हैं, पार्ट नंबर 4 पढ़ते हैं। आप क्या पढ़ते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ते हैं। ये राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है ना, इनके बारे में आपको ये तो पता है इनको कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है। मतलब एक राज्य को चाहिए कि वो कुछ ऐसा करे। अब जैसे मान लेते हैं कि राज्य को चाहिए कि अपने पूरे राज्य के अंदर साफ पानी की, स्वच्छ जल की व्यवस्था करे तो करे, ना करे तो ना करे। एक राज्य को सब लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करे। क्या मिली हुई है क्या सरकारी नौकरी सबको? अरे बोलो ना, मिली है क्या? अरे गुरुजी तो ना मिली, मिली होती तो हम भले यहाँ क्यों पढ़ रहे होते भाई। सही बात है, नहीं मिली। क्या कोर्ट में जाके खड़े होके कह सकते हो कि सरकार ने, इस मुख्यमंत्री ने, फलाने राज्य के मुख्यमंत्री ने मुझे नौकरी नहीं दी? खड़े रहो वैसा, कौन आपको कहेगा कुछ? क्योंकि कानूनी संरक्षण जो है ना नहीं मिला हुआ। लेकिन यहां इसके अंदर आर्टिकल नंबर 40A के अंदर ये बात है तो सही, मतलब यूं समझो कि कर्तव्य रूपी बात तो आती है। क्या बात आती है? आर्टिकल के अंदर पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ एनवायरमेंट। एंड जो आपके प्रोटेक्शन करना, जो आपका पूरा एनवायरमेंट है
प्रोटेक्शन करना और इनकी इंप्रूवमेंट भी करना, एनवायरमेंट्स की जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उनकी सेफ्टी के लिए भी पूरा ध्यान रखना, ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर 48A के अंदर। तो मतलब आपको ये तो पता लग गया कि एनवायरमेंट का आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ असर है। आपका सीधा सीधा आर्टिकल 21 से रिलेटेड भी बातें आ रही है, वहां जीवन जीने के अधिकार में एनवायरमेंट ही है, जी रहे हो तो कहां जियोगे, एनवायरमेंट में जियोगे। ऐसा तो है नहीं कहीं आप लोग बिल्कुल एक कहीं चारों तरफ का आवरण ही एनवायरमेंट है, मैंने कहा ना आपको, सही है। एक आपका कहा गया 48A के अंदर कहा गया, एग्जैक्ट जगह याद कर लेना, एग्जैक्ट लाइन भी याद कर सकते हो आप लोग, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण भी है। जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है ना, इनकी सेफ्टी से रिलेटेड भी थोड़ी सी बात करनी है, सेफ गार्डनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये लाइन भी आपको पता होनी चाहिए। और भी कोई बात है सर? हाँ, और आपके पार्ट नंबर 4 के ए पार्ट में कही गई है क्या सर? ये क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य है। बस वही बात है, जैसे कुछ राज्य के नियम होते हैं वैसे हमारे भी कोई नियम होते हैं। इस देश के लिए कोई नियम है। क्या नियम है जी? कहीं पे भी राष्ट्रगान चल रहा हो तो सावधान मुद्रा में खड़ा होना है, ड्यूटीज है आपकी। यहाँ पे पब्लिक प्लेस पे कहीं मान लेते हैं थूकना नहीं है, जैसे ये कोई ड्यूटीज पे मान लीजिएगा आप लोग बातें। अब ड्यूटी है, करो तो ठीक है, ना करो तो भला कौन मना करता है, समझ रहे हो भाई? ठीक है, मानना नहीं मानना वो आपको पता ही है ना कैसा होता है। बस वैसे मूल कर्तव्य है। कानूनी संरक्षण कहने का मतलब नहीं मिला हुआ यहाँ पे, सही है, कानूनी संरक्षण नहीं है। पर यहाँ पे भी आर्टिकल 51 का जो जी पार्ट है, आर्टिकल अनुच्छेद 51 का जो 6 भाग है, वहां क्या लिखा है? प्राकृतिक पर्यावरण की जिसकी जो है ना अंतगति वन्य झील और नदी और वन्य जीव है उनकी रक्षा करे, टू प्रोटेक्ट and improve the natural environment including forest, lakes, river and wildlife and have compensations for the living creatures। आपकी बात ये इतनी सी आती है कि जहां आप रह रहे हैं वो पर्यावरण है और आपका कर्तव्य बनता है कि इनके अंदर जो जंगल आते हैं यानी कि वन आते हैं, झीलें आती हैं, नदियां आती है, वन्य जीव यहां जो रहते हैं इनकी, या मैं एक लाइन कह दूं, फ्लोरा फोना, खास किस्म का जंतु, खास किस्म का पौधा, इनकी भी रक्षा करने की बात है। आपकी बात थोड़ी समझ में आ गई होगी, है ना? समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपके लिए, समराइज आपके लिए मैं यहां पे कर देता हूं। देखिएगा, मेरे पास में 3 चीजें आई। एक मेरे पास में आया था सबसे पहले कौन सा? एक मेरे पास में भाग नंबर 3 आया था। भाग नंबर 3 मेरे पास में कौन से आए थे? भाग नंबर 3 आए थे मौलिक अधिकार आए थे मेरे पास में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आया था, मौलिक अधिकार। ठीक है, अच्छा, फंडामेंटल राइट्स भाग नंबर 3 में मुझे आर्टिकल नंबर 21 के अंदर ही ये पता लगा कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है। और पर्यावरण से रिलेटेड बात है, पर्यावरण की सुरक्षा है, जीवन जीने का अधिकार है आपका, पर्यावरण से संबंधित इसमें आप पर्यावरण, जीवन जीने का अधिकार में पर्यावरण ही आया है आपका पूरा पूरा। फिर मैंने आपको बताए हैं कौन से राज्य के नीति निदेशक तत्व बताए हैं, ठीक है ना, राज्य के निदेशक तत्व बताए हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद में मैंने आपको बताया है ये कौन सा भाग बताया है, ये मैंने आपको बताया है भाग नंबर 4 बताया है। और ऐसे ही मैंने आप लोगों को कुछ मूल कर्तव्य बताए हैं। क्या बताया है मैंने यहाँ पे? मैंने भाग नंबर 4 का पार्ट बताया है, 51 का आपका आर्टिकल के साथ में शेयर किया, 51 का जी भाग आपको शेयर किया है यहाँ पे। तो चौथा का पार्ट 48 का हो गया आपका, अनुच्छेद 51(6) हो गया। सही है सर, समझ में आ गया ये तो। हमें आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नियम भी है, कुछ और भी बात है। और बात क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया था, यानी कि द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये क्या कहता है? द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है ना, इसके बारे में थोड़ी सी बात बताते हैं आपको। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है ना, कानून पूरे भारत में लागू कब हुआ था? इसे लागू किया गया था डियर आपका 19 नवंबर 1986 को इसे लागू किया गया था। कौन सी तारीख को लागू किया गया था? 19 नवंबर 1986 को। इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना और पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषण मुक्त करने का प्रयत्न करना।
ध्यान से सुनना आप लोग, क्या था कि आपके इस एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारी विषैली गैसेस फैली हुई है। उन गैसेस को कैसे भी करके रोका जाए। कैसे रोकेंगे सर? भाई जो इंडस्ट्री उगल रही है उसको कहे रोक ले मित्र, रुक जा भाई साहब। उसको रोकने के कहोगे, उस पर कोई जुर्माना वुर्माना लगाओगे, उसको बताओगे भाई साहब ऐसे ऐसे नहीं, क्या महाराज दिन दाड़े तुम क्या कर रहे हो, तो ही तो होगा ना। तो इसीलिए एक नियम आया था 19 नवंबर 1986 को। तारीख याद रखना है, 19 नवंबर को टॉयलेट दिवस मनाते हैं, 19 नवंबर को पुरुषों का भी दिवस है। अब क्या बात बता रहे हो सर आप, मतलब पुरुषों की बेइज्जती कर रहे हो। अब करूं क्या यार, महिलाओं के दिवस वाले दिन तो कोई ऐसा दिवस है नहीं। अब टॉयलेट जिस दिन दिवस है उस दिन ही पुरुषों का दिवस भी मनाते हैं। अब मनाते हैं तो मनाते हैं, पर याद कर लेना आप लोग, हम हैं ही तो। अब हमारा दिवस ऐसे 1 तारीख को भी आता है, मजदूर दिवस भी तो आता है ना आपका। खैर चलो वो तो बात हुई। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में क्या है, इसमें चैप्टर अध्याय है 4, इसमें सेक्शन धाराएं रखी गई है 26, और इसका पूरा नाम, इसका कंप्लीट नेम, विस्तृत नाम पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार तथा इससे जुड़े विषय वस्तु के लिए जो प्रावधान करने वाला अधिनियम 1986। लो जी, आपके ये स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम के लिए ऐसे ऐसे चीजें जो होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होती है। मैं एक बार आपको फिर कहता हूं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, आपको याद रखना है 1986 को आया। पहली बात, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है ना, कानून तारीख क्या थी, एग्जैक्ट तारीख थी जी आपकी 19 नवंबर 1986 थी। इसका मेन पर्पस, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भाई जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो बहुत ही ज्यादा विषैली गैसेस है, आपकी रासायनिक घातक रसायन है, आपके जो केमिकल्स हो रखे हैं जैसे इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, उनकी जो अधिकता हो रही है उनको कंट्रोल करना है, और जो आपका पूरा इकोसिस्टम है ना उसको प्रदूषण से मुक्त करना है। अच्छा, इस अधिनियम में चैप्टर्स कितने हैं? 4 है। सेक्शंस कितने हैं? 26 हैं। और इसका विस्तृत नाम, पूरा नाम क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार तथा इससे जुड़े विषय वस्तु के लिए प्रावधान करने वाला अधिनियम 1986। बात तुम्हें अब भी समझ में आ गई है, और इतनी बातों के साथ में फिर आगे जाते हैं हम लोग अगला पार्ट। अब इसमें देखो आप लोग, सेक्शन 2A यानी कि धारा 2 क ये क्या कहती है? ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में हूबहू मिलने वाली डेफिनेशन है भैया, ध्यान से सुन लेना आप लोग। कहीं भी गड़बड़ और कहीं भी चूक की तो देखो बारी आएगी नहीं आपके लिए। पर्यावरण के अंतर्गत जल है यानी कि वाटर है, वायु एयर है, भूमि आपकी लैंड है, ये तीनों आते हैं। ठीक है गुरुजी, ये बात तो आप कल से हमें बता रहे हैं तो समझ में तो आ गई है। अच्छा, और वह अंतर संबंध है जो जल, वायु और भूमि तथा मानव, अन्य जीवित प्राणी और पादप और सूक्ष्म जीव और संपत्ति के बीच में विद्यमान है। एनवायरमेंट होता है ये कि आपकी जमीन है, जल है और भूमि है। आप मतलब आप यूं कह दीजिएगा कि एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, और के अलावा इंसान का इनके साथ में जो इंटरकनेक्शन बना हुआ है, जो लिंक बना हुआ है, वही एक प्रकार का एनवायरमेंट है। ठीक है गुरुजी, ये बात तो पता लग गई थी। सेम बात इंग्लिश में लिखी है, एनवायरमेंट इंक्लूड वाटर, एयर एंड लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप विद एग्जिट अमंग एंड बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बीइंग्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स, जो आपके प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या प्रॉपर्टी जितनी भी है, तो आप इन सभी से जुड़े हुए हो। ये बात सेक्शन 2A में लिखी है। अब ये बात तो सर जी हमने पढ़ ली थी, ये बात तो हमें याद भी होगी, कौन सी मुश्किल बात है, बार बार क्यों बता रहे हैं? अरे यार, मैं आपको पता है मुझे आप बहुत इंटेलिजेंट है, पर मैंने ये बात आपको इसलिए नहीं बताई कि आपको नहीं याद हुई। मैंने इसलिए बताई कि ये बात सेक्शन 2A में लिखी गई है, धारा 2 क में। भाषा सेम आपको पता होनी चाहिए ताकि पेपर में लिख पाओ। पल्ले पड़ी बात, ऑप्शन ठीक कर पाओ। पल्ले पड़ी बात, सही बात सर जी, अब समझ में हमें आ गया है। आगे बता दीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट एक्ट बता दीजिएगा। ये 5 लाइनें आपको डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चनों की ओर ले जाएगी, सीधे सीधे तथ्यात्मक चीजों की ओर ले जाएगी आपको। अब सर मुझे ना ये बताओ कि ये तथ्यात्मक चीजों की ओर ले तो जाएगी, पर मेरे जो सिविल सर्विस जैसे एग्जाम होते हैं वहां पे क्या फैक्ट लागू होते हैं? अरे भाई क्यों नहीं लागू होते? ऐसा किसने कहा नहीं होते? ये आपको डायरेक्ट जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, उनमें आपको यूं कहिएगा, या तो डायरेक्ट हेल्प करेंगे या आपको इनडायरेक्ट हेल्प कर देंगे। हाउ सर, कैसे? देखो एक यहां पे है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
आपको एक ही लाइन याद करनी है क्या, कि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कब आया था, 1972 में। अच्छा, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशंस ये कब आया था सर जी, ये आया था 1974 में। द फॉरेस्ट एक्ट ये कब आया था जी, आपको पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1980 में आया था। एयर प्रिवेंशन एंड आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब था, ये था 1981 के अंदर। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, ये आया था 1986 के अंदर। ये आपके 5 एक्ट बन गए हैं, इनको याद करना। और ऐसे ऐसे करके एक सवाल बना दिया गुरुजी ने। अब देखो, अब आप कहते हो ना कि सर सवाल कैसे आएगा, तो बताते हैं ना सवाल कैसे आएगा। ऐसे आएगा सवाल, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज एनैक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज पास्ड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कैसे भी करके सवाल बन सकता है। अभी सर ने पिछले पन्ने पे बताया था, ध्यान दो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया है 1986 में। 5वां पॉइंट यही था ना आपका, और इसका सही आंसर 1986। बात समझ में आई ना, थोड़ा सा फील आया ना, थोड़ा आनंद आया कि नहीं आया, अरे बोलो ना, आया ना आनंद, बस आनंद ही तो लेना, वो करना क्या। ऐसे तो सवाल आने आपके, ठीक कर दोगे आप लोग, अरे कर देंगे गुरुजी, आग लगा देंगे हम। एक सवाल और बताओ, बताते हैं चलो। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है ना आपका, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। आए हाय, ये सवाल तो बताया तो ना है गुरुजी आपने, अभी तो ना बताया। तो मतलब क्या लिखा है आपने, ये क्या लिखा है, छाता विधान लिखा है, घड़ी मुबारक, छड़ी मुबारक लिखा है, घड़ी लिखा है, पर्यावरण लिखा है, इको, मतलब क्या, कहां, कौन से लेवल पे खिल गए। अरे कुछ बातें बताने की नहीं होती है, कुछ बातें ऐसी भी बताने की होती है। कैसे, ऐसे बता रहे हैं ना हम लोग, तो बता क्या रहे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का दूसरा नाम होता है भैया आपका अम्ब्रेला लेजिस्लेशंस होता है, छाता विधान होता है। ये याद रख लेना आप लोग। भाई आप यूं समझ लीजिएगा कि आपके लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो है ना, वो छतरी का ही काम करेगा एक प्रकार का, और तो क्या ही करेगा। तो ये याद कर लेना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को आप लोग छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से जानते हो। और ये आया कब था जी, 1986 के अंदर ये आया था आपका। और इसके अलावा ये और भी 5 थे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ द वाटर कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट है ये 1974, फॉरेस्ट एक्ट 1980, और एयर प्रिवेंशन वाला कब आया है आपका, ये आया है 1981। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है, 1986 के अंदर आया है। सो इसको आप लोगों को यहां से याद कर लेना है। समझ गए आप लोग, बिल्कुल सर जी, बढ़िया वाले समझ गए हैं। अब हमें थोड़ा और आगे जाना चाहिए, या कुछ और समझने की भी कोशिश हमें जो है ना वो कर लेनी चाहिए। ठीक है सर जी, ये सवाल हमारे पास आ गए। अब हमें थोड़ा थोड़ा इन चीजों के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग जो है ना वो पढ़ पाने की कोशिश करें। पर उससे पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में बात करेंगे। अच्छा गुरुजी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में बात करनी पड़ेगी क्या, मतलब ये तो पता है मुझे 5 जून को मनाते हैं। अरे यार मुझे पता है, तुम्हें पता है, पर जो बातें तुम्हें नहीं पता या जो तुम्हें बातें पता है उनकी बारीकियां समझने के लिए ये चीजें हैं। क्या है सर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, सबको पता है कि ये 5 जून को मनाते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, याद रखना, इसको इको डे के नाम से जानते हैं। इसको जो है ना आपके WED के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, या इसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से जानते हैं। पहली तो बात है इसके 3 नाम याद करने हैं। अगली बात, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, हर साल 5 जून को मनाते हैं, पता लग गया। सबसे पहले कब मनाया गया था जी, 5 जून 1974 को मनाया गया था। ये लाइन याद रखनी है, सबसे पहला मनाया गया था। पहला पर्यावरण दिवस था, उसका थीम क्या था, उसका थीम था ओनली वन वर्ल्ड, यानी कि केवल एक दुनिया था, जिसकी मेजबानी किसने करी थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने करी थी। याद रखिएगा, पहला पर्यावरण दिवस था, उसका थीम था आपका क्या, ओनली वन वर्ल्ड, यानी कि केवल एक दुनिया, उसका थीम था आपका। और पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया। जैसे लास्ट बार थीम था 2021 का इकोसिस्टम एंड रिस्टोरेशन, ठीक है, लास्ट ईयर का तो ये था, लेकिन अभी के लिए आप सबसे पहले वाला तो याद कर लिया।
अच्छा, उसके बाद में आपके पेपर से रिलेटेड पूछा गया एक चौथा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब था, तो ये मनाया गया 1977 के अंदर। बांग्लादेश ने जो है ना इसकी मेजबानी करी थी। इसका जो थीम था वो आपका ओजोन लेयर एनवायरनमेंट कंसर्न लैंड लॉस एंड सॉइल डिग्रेडेशन, ये इसका थीम था चौथे का। अच्छा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2011 का क्यों जी? क्योंकि ये हमारे भारत और नई दिल्ली के अंदर था आपका, और इसका थीम रखा था फॉरेस्ट नेचर ऑफ द नेचर एट ईयर सर्विसेज, ठीक है ना, फॉरेस्ट नेचर एट ईयर सर्विसेज, ये इसका थीम था। 2017 का एनवायरनमेंट डे ये मनाया गया था कनाडा के एक शहर ओटावा के अंदर। इसका थीम रखा गया था कनेक्टिंग पीपल, नोकिया वाला आता है, हाथ मिलाते थे पहले, कनेक्टिंग पीपल टू द नेचर, ठीक है ना, इन द सिटी ऑन द लैंड फ्रॉम पोल्स एंड इक्वेटर। और 2018 जो है ना वो अगेन हमारे भारत में आया था न्यू दिल्ली के अंदर, और थीम रखा गया इसका क्या? बीट प्लास्टिक एंड पॉल्यूशन। और 2021 का जो है ना वो आप लोगों को याद रखना है इकोसिस्टम एंड रिस्टोरेशन, जो लास्ट था आपका, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, यहां तक कि जो आपके ये मनाए गए थे। अब हम थोड़ा और बात करते हैं यहाँ पे एनवायरमेंट, पर्यावरण पर सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर इसकी चर्चा हुई थी, और 5 जून से 16 जून तक ये सम्मेलन चला था। कोई आपसे पूछ ले कि एनवायरमेंट पे जो सबसे पहली जो आपकी बैठक हुई थी, जो सबसे पहली जो चर्चा हुई थी, वो कहां पे हुई थी, कौन से देश में? तो आंसर रहेगा आपका स्टॉकहोम, सॉरी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, जहां पे नोबेल प्राइज भी दिए जाते हैं। शांति वाले को छोड़ दो, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है, बाकी सारे आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, लिटरेचर है, आपका ये मेडिसिन है, ये सारे आपके कहां मिलते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मिलते हैं। ठीक है सर जी। यहां पे बैठक कब हुई थी? 5 जून 1972 को हुई थी। कब से कब तक चली? 5 जून से 16 जून तक चली थी। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम स्वीडन फ्रॉम 5th of June to 16th June in 1972 टू फोकस ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। इसका फोकस क्या था? इसका फोकस यही था कि ह्यूमन इंटरेक्शन जो है ना एनवायरनमेंट के साथ में। इस महासम्मेलन का उद्देश्य था कि मानव की पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया पर चर्चा करना। ठीक है, तो ये इसलिए बैठक की गई थी आपकी, और 5 जून से 16 जून 1972 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, सो ये याद करना, और इसको हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की। ये लाइन इतनी याद कर लेना, इसका उद्देश्य पूछ सकते हैं आपका, मानव के पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाएं, इंग्लिश में क्या है? ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। इस थीम के साथ, इस उद्देश्य के साथ, इस वाक्य के साथ में इसको जो है ना स्टार्ट किया गया कि हमारा ध्यान भी इस पर्यावरण की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ जाए, आ जाए, है ना। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की बात करते हो यहां पे, क्योंकि इसके बाद जिक्र किया है मैंने, तो यूनाइटेड नेशन एक ग्रुप है किसका? कंट्रीज का, जिसमें मेंबर सदस्य देश 193 है वर्तमान की स्थिति देखे तो। विश्व की सबसे बड़ी संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ है, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है ये। इसकी स्थापना सबको पता होनी चाहिए कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आप 24 अक्टूबर को यूएनओ डे भी मनाते हैं। बहुत बार ये लिखा गया है सवाल आपके पेपर में, क्या कि आप बताइएगा यूएनओ डे कब मनाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि यूएनओ डे जो है ना वो हम सेलिब्रेट करते हैं कब? 24 अक्टूबर को जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। इसकी स्थापना एग्जैक्ट कब हुई थी आपकी? इसकी स्थापना एग्जैक्ट 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपसे पूछ लेते हैं कई बार कि यूएनओ जो है ना, यूएनओ के पहले अध्यक्ष कौन थे? यूएनओ के पहले अध्यक्ष, यूएनओ के पहले अध्यक्ष जो थे ना आपके, उनका नाम था, उनका नाम त्रिंगवेली। ठीक है ना, त्रिंगवेली, ये याद करना। यूएनओ के अब अध्यक्ष कौन है? यूएनओ के अब जो है ना चेयरपर्सन, वो कौन है? तो अब वाले का नाम है आपका एंटोनियो गुटेरस। ठीक है ना, एंटोनियो गुटेरस जो है ना ये अभी वर्तमान में है। सो ये चीजें आपको थोड़ी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी पूछ लेते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं कि भारत इसमें कब आया था, तो 6 दिनों के अंदर, 6 दिन के बाद में देखा जाए तो 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्वाइन किया था भारत ने। पूछ सकते हैं आपसे ऐसे चीजें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र को कब ज्वाइन किया था, तो 24 अक्टूबर 1945 को तो स्थापना हुई थी, भारत ने इसको 6 दिन बाद ज्वाइन किया था, यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को। ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है आपकी, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है। समझ में आ गई ना आपको बातें? अरे हाँ सर, समझ में कैसे नहीं आएगी, आप समझाएं और समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे ना, समझ में आपको आ जाए तो और ही अच्छी बात है। ठीक है,
अगली बात पे जाते हैं हम लोग। ये इधर आ गए क्या एरो, मैं उधर ढूंढ रहा था। हम तुम्हें आगरा में ढूंढ रहे, तुम यहां मिले हमें। चलो अब सवाल आपके लिए है, क्या सवाल है आपका? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सवाल आपके लिए है 5 जून इसका आंसर रहेगा आपका। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पूरे विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर दे दोगे। एक सवाल और बने कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना कब मनाया गया था? तो 5 जून 1974 को मनाया गया था पहला। 5 जून 1974 को पहला मनाया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और ये 5 जून को मनाया गया। पहला कब था आपका? हर साल तो मनाते हैं 5 जून को, और पहला मनाया गया था 5 जून 1974 को। समझ गए? इसी से रिलेटेड एक बात और भी है जो आपसे पूछ सकते हैं, क्या कि एक संस्था है जिसका नाम है नीरी, एनवायरमेंटल की ऑर्गेनाइजेशन है आपकी स्पेशली। नीरी का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में बनने की संभावना है। नीरी का फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद कर लेना। नीरी का फुल फॉर्म तो आपके लिए पेपर में आए तो आप जरूर बता देना, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरी का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? महाराष्ट्र के नागपुर शहर में है। ये नागपुर महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी बन गया, जिसको संतरों की राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको संतरों की राजधानी के नाम से जो है ना वो भी जाना करते हैं, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। 1958 में 2 संस्थाओं की और भी स्थापना हुई थी, तो आप साथ के साथ जो है ना उनको भी याद कर लेना। 2 संस्थाएं कौन कौन सी है सर जी? एक संस्था आपको याद रखनी है नासा, याद रखनी है नासा, ठीक है ना। और एक संस्था याद रखनी है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नासा जो आपकी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एजेंसी फॉर नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। और ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, लास्ट में आपका एजेंसी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपकी याद रख लेना। कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, एजेंसी आएगा, तो लास्ट के अंदर जो है ना आपका वो एडमिनिस्ट्रेशन ही आएगा, तो ये याद रखना। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था ड्वाइट डी, ठीक है। तो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना करने वाले का नाम DWIGHT ड्वाइट डी था। आज इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष का नाम क्या है? इसके अध्यक्ष का नाम है बिल निल्सन, ठीक है ना। बिल निल्सन नाम के व्यक्ति थे जो आज इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में। तो एक बार फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना। लास्ट में मैं फिर कह रहा हूं, एजेंसी नहीं आता, गड़बड़ करते हैं बच्चे। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एजेंसी लगाते हैं, लेकिन ये नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, याद रखना, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका तो सबको कोई टेंशन नहीं है। DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों ही 1958 में आए थे। और 1958 में एक और संस्था आ गई जिसका नाम क्या रखा है? नीरी। नीरी याद कर लेना। नीरी का फुल फॉर्म नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। मतलब ये साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है ना उसके अंतर्गत काम करने वाला डिपार्टमेंट है नीरी। नीरी के बारे में आपको बस नीरी बातें याद रखनी है, इतनी बात याद रखनी है कि हाँ कुछ कुछ नीरी जो है ना हमारे लिए ऐसा ऐसा हो सकता है, या पेपरों में कुछ कुछ नीरी की बातें हमारे आगे ये आ सकती है। एक बात और है एनवायरमेंट की कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये NGT के बारे में आपने शायद सुना होगा, NGT के बारे में। इसकी स्थापना साल 2010 के लिए है। इसको स्थापना की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को स्थापना हुई थी। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना करी क्यों गई थी? पर्यावरण संरक्षण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए। मान लेते हैं कि आपकी कोई फैक्ट्री लगी हुई है, आप प्रदूषण उगल रहे हो और आप पे केस हो गया, तो उसका रिलेटेड भाई क्या मानक होना चाहिए, कितना प्रदूषण का लेवल होना चाहिए, कैसे कैसे मैनेज करनी चाहिए इंडस्ट्री को, उससे रिलेटेड अगर कोई बात अगर आप करोगे तो उसका मामला कहां आएगा? NGT में आएगा, नॉर्मल कोर्ट में नहीं, यहां आएगा। इसका फुल फॉर्म NGT है। आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट आया नहीं आपको? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, जहां जीने का अधिकार है, ये राइट है आपका हेल्दी एनवायरमेंट रखने का। तो उसी के अंदर ही जो है आप लोग इसको पढ़ा करते हैं। किसको पढ़ा करते हैं? इसमें ही आप लोग इसको स्पेशली जानते हैं, ठीक है, NGT को, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण।
आज इसका वर्तमान में जो है ना न्यू दिल्ली के अंदर इसको देखा करते हैं, मतलब न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। सो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, कहीं पे आपको लिख देता हूं, याद रह जाएगा। इस स्लाइड में तो मैंने नहीं लिखा है, आदर्श कुमार गोयल है। ठीक है, या आप लोग गोयल याद कर लेना शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना, गोयल करके याद कर लेना। उतना पूरा नाम याद ना भी रहे, चेंज हो सकता है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल याद कर लेना आप लोग, जो इसके एट प्रेजेंट में चेयरपर्सन है और न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कर लोगे याद। हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए स्पेशली एक संस्था जो है ना ये आई है। सही है सर जी, ये बात भी मुझे समझ में आ गई है। ठीक है, सो अब हमारा ये वाला सेक्शन पूरा हुआ और इसके बाद हम अगले सेक्शन में आएंगे तो इन चीजों में समझेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है और इकोलॉजी क्या है। ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ये क्लिप में आप लोगों ने जान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेटेड क्या था एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट डे है, कुछ एक्ट है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो सब बातें आपने पढ़ लिया। अगले लेक्चर में आप लोग इसको पढ़ोगे कि एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम और इकोलॉजी में डिफरेंस क्या है, क्या होता है ये। ऐसे कर करके आप लोग लेक्चर को आगे बढ़ा के अपना सिलेबस पूरा कर दोगे। मुट्ठी भर का सिलेबस है भाई, जल्दी से पूरा कर दोगे। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड विद सुनील बिश्नोई। धन्यवाद।